अमीर बहू और गरीब बहू की नौकरी। जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतना धीरे धीरे खाना बना रही है? मोनिका बहू अभी ऑफिस से आती ही होगी, ऑफिस से आते ही उसे खाना चाहिए होता है, बेचारी बहुत थकी होगी। माँ जी मैं भी तो थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। सुबह से मैं भी तो घर के कामों में लगी रहती हूँ, मुझे तो एक पल बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती, तब भी आप मुझसे ही ये सब काम करवा रही हैं। ऑफिस और घर के काम में जमीन और आसमान का फर्क होता है, समझी? नंदिनी की बड़ी बहू लक्ष्मी एक गरीब परिवार से होती है, जिस कारण वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। पढ़ी लिखी ना होने की वजह से लक्ष्मी बाहर जॉब करने के बजाय घर की ही सारी जिम्मेदारी को संभालती है। लेकिन वहीं नंदिनी की छोटी बहू मोनिका बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती है और बाहर गवर्नमेंट जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमाती है, जिससे उसके ससुराल वालों को बहुत फायदा होता है। इसलिए नंदिनी अपनी छोटी बहू को बड़ी बहू से ज्यादा प्यार करती है और ज्यादा सम्मान देती है। नंदिनी के साथ साथ पूरा परिवार भी सिर्फ मोनिका की इज्जत करता है, ना कि लक्ष्मी की। मोनिका बहू आ गई, ये ले पानी पी ले, काफी थक गई होगी ना आज तो 2 तारीख है, तेरी सैलरी भी आ गई होगी, है ना? माँ जी मेरी सैलरी आ गई है और मैंने आप सबके बैंक अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, काश कोई मेरे पैर दबा दे। तू काश की बात कर रही, अभी रुक, मैं लक्ष्मी को बुलाती हूँ। लक्ष्मी बहू, ओ लक्ष्मी बहू, इधर तो आना। जी माँ जी बोलिए। मोनिका बहू के पैर में दर्द हो रहा है, जरा इसके पैर दबा दे। क्या मैं मोनिका के पैर दबाऊं? माँ जी मैं मोनिका से उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी हूँ, और अगर मोनिका के पैरों में इतना ही दर्द हो रहा है तो उसे हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, इससे उसे आराम मिल जाएगा। अगर तुम मोनिका बहू के पैर दबा देगी तो तेरी कौन सी इज्जत घट जाएगी? वैसे भी इज्जत उनकी घटती है जिनकी इज्जत हो, और तेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, समझी तू? पूरा दिन घर में इधर से उधर पड़ी रहती हो और कुछ काम धंधा भी नहीं है, अगर जरा मेरे पैर दबा दोगी तो तुम पर कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। पूरे परिवार वालों की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि जिसके बाद लक्ष्मी सबके सामने मोनिका के पैर दबाती है। पूरे परिवार में लक्ष्मी की कोई भी इज्जत नहीं करता था, सिर्फ एक निखिल। लक्ष्मी का देवर ही एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी भाभी लक्ष्मी की बहुत इज्जत करता है, क्योंकि निखिल खुद देखता था कि कैसे उसकी भाभी पूरे दिन घर के कामकाज में लगी रहती है। आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे भाभी इस घर की बड़ी बहू है और आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म करो आप सब लोग। अरे चुप कर, तू बड़ा आया भाभी का चमचा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या तेरी बीवी कैसे पूरे दिन भर मेहनत करके इस घर में पैसे लाती है, फिर भी तू अपनी निठल्ली भाभी की साइड ले रहा है। अगर अब हमारे सामने अपनी भाभी की तरफदारी करी तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझा तू? नंदिनी की बात सुनकर निखिल चुप रह जाता है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी बेचारी लक्ष्मी पर होती है, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्मी दिन रात सबकी सेवा करने में लगी रहती है, किसी को चाय देना, किसी को पानी देना, किसी के पैर दबाना, तो किसी के कपड़े धोना। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? खाना कौन बनाएगा? शाम के 7 बज गए और अभी तक तूने सब्जी भी नहीं काटी है। भगवान ने आपको भी 2 हाथ दिए हैं, कभी तो अपने भी हाथ का इस्तेमाल कर लिया कीजिए। क्या अब तुम मुझसे ऐसी बात करेगी? तेरी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे घर से। ठीक है माँ जी, मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक नहीं है। यहाँ नौकरानी बन के रहने से तो अच्छा है मैं अपने गरीब मायके में खुश रहूं, और अब मैं कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। लक्ष्मी अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है, जिसके बाद जब शाम को मोनिका आती है तो ये सभी बात नंदिनी मोनिका को बताती है। अच्छा हुआ माँ जी चली गई, कुछ काम नहीं करती थी, बस फ्री फोकट की रोटी खाती थी, अच्छा हुआ चली गई। सही कह रही है बहू, अच्छा हुआ मुसीबत गई। लक्ष्मी के जाने से पूरे परिवार में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे सबको किसी न किसी बात की परेशानी होने लगती है। नंदिनी कब से चाय के लिए चिल्ला रहा हूँ, इस घर में मुझे 1 कप चाय मिलेगी भी या नहीं? ला रही हूँ, सुबह से 1 मिनट भी सांस नहीं लिए, इधर से उधर तुम लोगों ने दौड़ा रखा है। माँ मेरी टाई कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है। मैंने पहन रखी तेरी टाई? टाई अलमारी में रखने की चीज है ना, तो अलमारी में देख, इधर उधर क्या ढूंढ रहा है? एक टाई भी तुम लोगों से संभाल कर रखी नहीं जाती है।
माँ जी, अभी तक आपने मेरा लंच बॉक्स तैयार नहीं किया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। एक लंच बॉक्स तैयार करने में क्या इतना टाइम लगता है? सुबह से मुझे एक पल भी सांस लेने को नहीं मिला, गधों की तरह काम कर रही हूँ बहू। आज तुम काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर के सारे काम करवा दो। क्या मैं आपके साथ घर के काम करवाऊंगी? आपने क्या मुझे लक्ष्मी समझ रखा है जो मैं घर के कामकाज करूंगी? ये सारे काम उसकी जिम्मेदारी थी ना कि मेरी। मैं एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड जॉब करने वाली लड़की हूँ, ना कि कोई घरेलू बीवी, समझी आप? आइंदा मुझे काम करने की बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मोनिका वहां से चली जाती है। मोनिका का ऐसा जवाब सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बड़ी बहू के साथ ठीक नहीं किया। ऐसे ही समय बीतता रहता है और घर में हर किसी को परेशानी होने लगती है। आखिर में सभी को पता चलता है कि उन लोगों ने लक्ष्मी के साथ जो किया वह सही नहीं था, जिसके बाद सारा परिवार लक्ष्मी से माफी मांगने के लिए उसके मायके जाता है। लक्ष्मी बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगता था कि तू कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन तेरे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हम सब में सबसे ज्यादा काम तू ही करती है। लक्ष्मी, मैंने भी अपनी जॉब के घमंड में आकर तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। सबको अपनी गलती का एहसास होता देख लक्ष्मी को बहुत खुशी होती है कि तभी निखिल बोलता है, थैंक गॉड, सबको पता चल गया कि लक्ष्मी भाभी कितनी मेहनत करती थी। भाभी, फाइनली मेरा प्लान काम आया। कैसा प्लान? मोनिका के पूछने पर पूरे परिवार वालों को निखिल एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सारा परिवार दंग रह जाता है। भाभी, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? आप पूरा दिन घर में इतना काम करती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो। अगर आप ना हो तो घर में तहस नहस मच जाए। इसके बावजूद भी घर में आपकी कोई इज्जत नहीं करता। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समझा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब यही मेरी जिंदगी है। ये आपकी जिंदगी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। आप घर में माँ से लड़ाई करके अपने मायके चली जाओ। आपके जाने के बाद देखना, सबको कुछ दिनों में एहसास हो जाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू है और सब आपसे माफी मांगेंगे। लक्ष्मी को निखिल का प्लान काफी पसंद आता है, जिसके बाद लक्ष्मी जानबूझकर अपनी सास से लड़ाई करती है और अपने मायके आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मोनिका मेहनत नहीं करती, मोनिका भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लक्ष्मी भाभी की कोई इज्जत न करो। मोनिका की तरह लक्ष्मी भाभी भी मेहनत करती है। सुबह उठकर हम सबके लिए नाश्ता बनाती है, घर के सारे कामकाज करती है, हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। और अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो एक लक्ष्मी भाभी ही तो होती हैं जो रात भर जागकर हम सबका ख्याल रखती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने सिर्फ मोनिका की इज्जत की, क्योंकि वो बाहर जॉब करके हमें पैसे ला कर देती है, सिर्फ इसलिए। निखिल की बात सुनकर पूरे परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सारा परिवार मिलकर लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अब पूरा परिवार लक्ष्मी और मोनिका में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता और दोनों बहुओं को एक समान प्यार करता है। कोमल, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कभी तुम्हारे बारे में अपने घर में बताऊंगा तो मेरी माँ इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगी। मेरी माँ को मैंने बचपन से देखा है, वो बहुत कंजूस है और ऊपर से मेरा कोई काम भी नहीं है। मेरे भाई का ही सारा काम है। भाई का काम होने की वजह से माँ सिर्फ भाई की ही सुनती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है आशीष, हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। कोमल और आशीष एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कोमल एक गरीब परिवार की लड़की होती है, लेकिन वहीं आशीष एक बहुत बड़े और अमीर परिवार का लड़का होता है। अमीर होने के बावजूद भी आशीष को हमेशा पैसों के लिए तरसना पड़ता है, क्योंकि आशीष का खुद का कोई काम नहीं होता। सारा काम आशीष का बड़ा भाई ही संभालता है, जिसके चलते आशीष की माँ सुनीता भी आशीष के बड़े भाई से ही प्यार करती है, ना कि आशीष से। आशीष जानता था कि उसकी माँ एक नंबर की कंजूस है, वो बिना दहेज के उसकी शादी नहीं कराएगी, इसलिए वो कोमल से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शादी के बाद आशीष कोमल को अपने घर लेकर आता है। आशीष, ये लड़की कौन है और तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? आप ये देख रही हैं? अरे ये तो देखिए, ये दोनों शादी के जोड़े में हैं। मुझे तो लगता है कि आशीष ने इस लड़की से शादी कर ली है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने इससे शादी कर ली है। इसका नाम कोमल है। कोमल हमारी तरह किसी बड़े परिवार से नहीं है, इसलिए अगर मैं आपको कोमल के बारे में बताता तो आप कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती।
खुद का कोई काम नहीं, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, और तूने शादी भी एक भिखारन से की। ये तो अपने साथ दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। जैसे इसे इस घर में लेकर आया है वैसे ही इसे इस घर से ले जा। ये आप क्या कह रही हैं? जरा सोचिए, आजकल महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हमारे घर में वैसे भी कोई भी नौकर नहीं है, घर का काम भी इतना ज्यादा रहता है, क्यों ना हम इसे ही नौकरानी बनाकर रख लें। घर का सारा काम भी करेगी और हमें इसे कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। कहता तो बिल्कुल ठीक रही है बहू। देवर जी, क्या आप भी माँ जी की बात को सीरियसली ले रहे हैं? माँ जी ने तो गुस्से में यूं ही कह दिया। आप लोग जाइए अपने कमरे में, मैं माँ जी को समझा दूंगी। आशीष कोमल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही शादी का पहला दिन बीत जाता है। शादी के अगले दिन कोमल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती है और जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। हे राम, ये तूने क्या कर दिया? इतना सारा नाश्ता तूने क्यों बनाया? इस घर में खाने वाले 5 लोग हैं और तूने हम 5 के लिए इतना ज्यादा नाश्ता बना लिया। ये ज्यादा कहाँ है भाभी, मैंने तो बस सबके लिए पराठे, चाय और सैंडविच बनाए हैं। ये तुझे कम लग रहे हैं? हम सुबह सिर्फ नाश्ते में चाय ही पीते हैं, समझी? भगवान, ये जितना तूने नाश्ता बनाया है ये तो हमारे महीने भर का खाना है। बरखा की बात सुन कोमल हैरान हो जाती है और कहीं ना कहीं कोमल समझ जाती है कि उसके ससुराल वाले इतने अमीर होने के बावजूद भी काफी कंजूस हैं। अब बरखा और सुनीता घर के सारे कामकाज कोमल से ही करवाते हैं, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, साफ सफाई या कोई भी काम। लेकिन कोमल इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर बिना कुछ कहे सारे काम करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सबको पता चलता है कि कोमल गर्भवती है। आज मुझे तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मुझ पर तुम्हारे साथ साथ हमारे आने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाकर कोई नया काम शुरू करूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद आशीष अब बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। उसके बाद अब सुनीता और बरखा के पास सारी आजादी होती है कि अब वो कोमल को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख सकते हैं। ये तू क्या कर रही है? भाभी, आप जानती है ना मैं गर्भवती हूँ और मुझे ज्यादा देर भूखा रहना नहीं चाहिए। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दूध पी लेती हूँ, इससे मुझे और मेरे बच्चे को ताकत मिलेगी। ये दूध क्या मुफ्त का आता है जो पीने चली? अगर तू दूध पी लेगी तो हम लोग चाय कैसे पियेंगे? तेरी वजह से इस घर का खर्चा और बढ़ने वाला है। क्या जरूरत थी तुझे इतनी जल्दी गर्भवती होने की? मैं तो कह रही हूँ अपने बच्चे को गिरा दे। माँ जी, कंजूस पने की भी हद होती है। आप लोग इतने कंजूस हैं ये मैं नहीं जानती थी। आपने मुझे दिन दिन भर भूखा रखा। आप जानती थी कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे भूखा रहना नहीं चाहिए, इससे मेरे बच्चे को परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आप इतनी कंजूस हो सकती हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मेरा मायका भले ही गरीब था लेकिन उन्होंने कभी इतनी कंजूसी नहीं की। आप लोगों को शर्म नहीं आती एक माँ को कहते हुए कि वो अपना बच्चा गिरा दे? छी, दो कौड़ी की तेरी इतनी औकात की तू मुझसे इस तरह से बात करे? तेरी इतनी हिम्मत, तो कभी बताती हूँ। सुनीता कोमल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है जिसके चलते कोमल नीचे गिर जाती है। कोमल को बहुत दर्द होता है लेकिन इससे ना ही तो बरखा को कोई फर्क पड़ता है और ना ही सुनीता को। वो दोनों तो ऐसी हालत में भी कोमल के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं और उसे घर के सारे काम करवाते हैं। तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो इतने धीरे से हाथ चला रही है? जल्दी जल्दी खाना बना, अभी और भी तुझे बहुत सारी चीजें बनानी है। आज घर में पार्टी है, मेरे बहुत से दोस्त आने वाले हैं। भाभी, गर्मी की वजह से मुझे बेचैनी हो रही है, मैं और ज्यादा देर किचन में काम नहीं कर सकती। प्लीज आप ये सब देख लीजिए, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। हे भगवान, तेरे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। तू क्या अपने आप को इस घर की महारानी समझती है कि जो तू आराम करेगी और हम नौकरों की तरह काम करेंगे? भूल मत, तुझे इस घर में हमने एक नौकरानी की हैसियत दे रखी है और एक नौकरानी का फर्ज होता है कि वो अपने मालिक की हर बात माने, जैसे तू हमारी हर बात मानती है, समझी? भगवान से डरिए, इस हालत में तो एक दुश्मन भी तरस खाता है और आप तो मेरी जेठानी हो, फिर भी आप मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रही हो? कोमल की बात सुनकर बरखा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कोमल को धक्का दे देती है।
जिसके चलते कोमल अपने पेट के बल गिरती है और कोमल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कोमल को चिल्लाता देख बरखा बहुत डर जाती है। इसके बाद सुनीता और बरखा जल्दी से कोमल को अस्पताल लेकर जाती हैं। आशीष को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होता। जब आशीष अपने घर आता है तो उसे इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद आशीष भाग भाग के हॉस्पिटल जाता है। मेरी पत्नी कैसी है और मेरा बच्चा, वो तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए, आपकी पत्नी तो बच गई लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। पेट के बल गिरने की वजह से उनका बच्चा उनके पेट में ही मर गया था, इसलिए ऑपरेशन करके हमें उनका मरा हुआ बच्चा निकालना पड़ा। आप चाहे तो अपनी बीवी से मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आशीष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपनी पत्नी के पास आता है। कोमल, मुझे माफ कर दो, मेरे घर वालों की वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया। तुम फिक्र मत करो, इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आपने ये क्या कर दिया जी? आपने पुलिस कंप्लेन क्यों की? आप जानते हैं ना, अगर पुलिस माँ जी और भाभी को ले जाएंगी तो हमारे घर की कितनी बेइज्जती होगी। सालों से बनी हुई इज्जत मिट्टी में मिलकर खाक हो जाएगी। आप प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। हम यहाँ से चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कोमल की ऐसी बात सुनकर सुनीता और बरखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए हाथ जोड़कर कोमल से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी कंजूसी की वजह से तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझे ऐसी हालत में भी भूखा रखा। कोमल, तुम्हारी सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूँ। मेरी वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया। भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। भाभी, माँ जी, आप लोग रोना बंद करिए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। कोमल अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब बरखा और सुनीता दोनों ही सुधर जाती हैं। कुछ महीनों बाद कोमल दोबारा गर्भवती होती है और सुनीता और बरखा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और 9 महीने के बाद कोमल अपने बच्चे को जन्म देती है और सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।